मुमकिन हो पाएगा? मोदी के रथ को रोक पाएंगे ये लोग मिलके? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो आप लड़ाई लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। मजाक तो दुनिया में किसी का भी उड़ाया जा सकता है। काशीराम जी ने कहा था कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। 82 दिन बचे हैं लोकसभा चुनाव में। राम मंदिर का उद्घाटन झेलना है देश को। झेलना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव और आज हम बात कर रहे हैं भारत समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक ऐसी शख्सियत की जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी आक्रामक शैली, अपनी गंभीर शैली और कहा जा सकता है कि एक अलग मिजाज के लिए बहुत फेमस हैं। मेरे साथ इस वक्त भारत समाचार के स्टूडियो में आसिम वकार जी हैं, ताल्लुक रखते हैं AIMIM से। बहुत स्वागत है सर आपका भारत समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सर, आज हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और आपसे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण होती है देश के लिए, किसी भी लिहाज से इसको किस तरीके से देखते हैं, उसमें आपकी अपनी पार्टी की, ओवैसी जी की कितनी भूमिका है, इसको किस तरीके से देखते हैं? ना, देखिए, उत्तर प्रदेश भारत को कई प्रधानमंत्री दे चुका है। अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो भी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश से ही हैं। उत्तर प्रदेश अपनी एक अलग पहचान, अलग पॉलिटिकल फील्ड, अलग आइडियोलॉजी के लिए जाना जाता है। इसमें देश के हर नेता का योगदान है, हर दल का योगदान है। और मैं समझता हूं कि ओवैसी साहब ने जो जागरूकता चलाई लोगों के बीच में, विशेष लोगों के बीच में, वो जागरूकता इससे पहले कभी नहीं थी। आज आदमी ये सोच रहा है कि हमें अपना हक चाहिए तो कैसे मिलेगा, लड़ाई कैसे लड़ी जाए, कैसे मुकाबला किया जाए। और मैं समझता हूं कि ओवैसी साहब जैसे कम से कम 10 से 20 लीडर और होने चाहिए। अगर 10-20 लीडर ओवैसी साहब जैसे आ जाएंगे तो मैं समझता हूं कि राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। अगर पिछले कुछ चुनावों की बात करें तो बहुत ज्यादा सक्रियता दिखी नहीं उनकी। 2024 के लिए इंडिया गठबंधन से भी आप लोग काफी अलग अलग दिख रहे हैं। आपको लगता है कि सारी चीजें हो पाएंगी मुकम्मल? इतनी गंभीर परिस्थितियां, जिस तरीके से आरोप लगते हैं सांसदों के खिलाफ, जो हुआ लोकसभा में, आप सभी जानते हैं क्या परिस्थितियां हैं। आपको लगता है कि इतना मुमकिन होगा आप जैसे दलों के लिए? एक बार में आपने 2 सवाल पूछ लिए। एक आपने हमारी भूमिका पूछ ली और दूसरा संसद में जो चल रहा उस पर पूछ लिया। देखिए, हमारी जो भूमिका है वो जग जाहिर है, आप भी जानती हैं और विपक्ष भी जानता है और पक्ष भी जानता है कि हमारी भूमिका सिर्फ ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको देश की सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं और ईमानदारी से करना चाहते हैं। हमारे अलावा शायद ही कोई ऐसा हो जो इतनी ईमानदारी से लड़ रहा हो, लेकिन हमें उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये हम आपकी बात मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी कहीं भी जा सकता है, MIM, असद ओवैसी और आसिम वकार को छोड़कर। हमारी गारंटी, हम नहीं जाएंगे। तो सबसे ज्यादा ताकत के साथ और सबसे ज्यादा उसूलों के साथ हम ही लड़ रहे हैं। संसद में जो हो रहा है वो देश देख रहा है। मैं समझता हूं कि संसद में मोदी जी ने अभी जिस तरह से इतने सांसदों को निलंबित किया है, सस्पेंड किया है, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने सवाल पूछ लिए कि संसद की सुरक्षा का क्या होगा। सबसे पहले तो मोदी जी को, उस आदमी को, प्रधानमंत्री हैं वो। अब मेरे जैसा आदमी प्रधानमंत्री को शिक्षा नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री को शिक्षा तभी दी जा सकती है जब प्रधानमंत्री गलती करेंगे। जो सवाल पूछ रहा है कि संसद की सुरक्षा खतरे में है, उसको सस्पेंड करेंगे। और जिसके पास बनाने से, जिसकी वजह से वो सुरक्षा में कील लगाकर अंदर आए लोग, उनको सस्पेंड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो तो कहते हैं कि आप लोग शिष्टाचार का पालन ही नहीं करते हैं, शिष्टाचार का कोई मायना नहीं है आप लोगों के। शिष्टाचार अब विदुड़ी सिखाते हैं मोदी जी को। विदुड़ी जी का नाम सुना ना आपने? जी, रमेश विदुड़ी जी। हाँ। जी। ओए आए, ए आ बैठ जा। अब मोदी जी के जिनसे जो गुरु हैं विदुड़ी साहब, जो शिष्टाचार मोदी जी को सिखा रहे हैं, अब ऐसा शिष्टाचार तो मैं समझता हूँ कि विपक्ष के पास नहीं है। मुसलमान आपके मोदी साथ जी खड़े की हैं पार्टी में है। 2024 में? मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ा है। हमारे साथ खड़ा है नहीं खड़ा है ये अलग की बात है, लेकिन ये गारंटी है कि बीजेपी के विरोध में खड़ा है।
देश के साथ खड़ा है मुसलमान। मुसलमान देश की एकता अखंडता के साथ खड़ा है। ये सीधा सीधा से बोलिए ना आप। ठीक है, इंडिया गठबंधन के भविष्य को आप किस तरीके से देख रहे हैं? इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य है आपकी नजर में? 2024 को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं, कल भी एक बड़ी बैठक हुई थी, लेकिन तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं हो पा रही है। दलों में, तमाम दलों के नेताओं में रार है, तलखियां हैं। आपको लगता है कि मुमकिन हो पाएगा, मोदी के रथ को रोक पाएंगे ये लोग मिलके? नहीं नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो आप लड़ाई लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, लड़ाई लड़ रहे हैं 2024 चुनाव की, लड़ाई लड़ रहे हैं सत्ता परिवर्तन की, और छोटी छोटी सी बातों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। ये सवाल आप मुझसे मत पूछिए, ये सवाल पूछिए कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी से कि मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने हमसे सीटें नहीं मांगी थी। अखिलेश यादव जी ने जो सीटें मांगी थी वो कांग्रेस से 5 सीटें मांगी थी, सिर्फ 5, और 5 सीटें ना देकर इस तरह के बयानात जारी करना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के खिलाफ, एक पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कि कौन अखिलेश फखलेश, और 5 सीटें ना देकर आज क्या है, जमीन में रौंद दिया बीजेपी ने, रौंद दिया बीजेपी ने कांग्रेस को, नेस्त तो नाबूद कर दिया। और मैं बता दूं आपसे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस इलेक्शन नहीं हारी है। मध्य प्रदेश में 2 नेताओं ने, कमलनाथ और दिग्विजय ने, कांग्रेस को खत्म कर दिया। कोई लीडरशिप नहीं बची है। कांग्रेस अगर आज चाहेगी लीडरशिप बनाना, कांग्रेस अगर आज लीडरशिप बनाना चाहेगी तो 10 साल लगेंगे। कांग्रेस के नेता हैं कुछ ऐसे, आप नाम गिना रहे हैं, कुछ और ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है कि कांग्रेस को पनपने नहीं दे रहे हैं? राजनीति में जो अस्तित्व है, अस्तित्व की लड़ाई पर सारी चीजें आ चुकी हैं। सब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात मुझसे बेहतर कांग्रेस के लोगों को सोचना होगा, मुझे नहीं सोचना है। समाजवादी पार्टी को लेकर क्या सोच है? उनका ये मानना है कि सबसे ज्यादा जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उनके साथ है, लेकिन चुनावों में क्या हाल हुआ सभी ने देख लिया। नहीं नहीं, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, सब अपनी अपनी पार्टी की फलाह बहबूदी के लिए काम कर रहे हैं। सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी को आगे लाना चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि ये सवाल ही नहीं है। अब तो साख बचाने की बात आ गई है ना सर? बचाने दीजिए साख। मैंने एक बात अक्सर मैं बोलता हूं कि रेस के मैदान में अगर घोड़ों के साथ गधों को दौड़ाया जाएगा तो पूरी जनता समझ जाएगी कि घोड़े ही जीतेंगे। गधा कौन है आपकी नजर में? वो आप तय कीजिए। सीट शेयरिंग को गधे हैं लेकर वो क्या? समझ गए कौन है। सीट शेयरिंग को लेकर क्यों नहीं फॉर्मूला सेट हो पा रहा है इन लोगों का? सीट शेयरिंग को छोड़िए, किसी चीज का फार्मूला सेट नहीं होगा। कुछ सजेशन देना चाहेंगे? नहीं, मैं सजेशन सिर्फ, देखिए, कल बैठक हुई, मैं कोई नहीं होता इंडिया गठबंधन को मशवरा देने वाला, लेकिन क्योंकि मैं देश का वोटर हूं, तो मैं इसलिए अपनी एक बात रखना चाह रहा हूं कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम प्रधानमंत्री के लिए पेश किया गया। मोदी के खिलाफ देश के सबसे कमजोर व्यक्ति को, जो सबसे कमजोर व्यक्ति है देश का, पार्टी में कांग्रेस में होगा ताकतवर, लेकिन भारत के सबसे कमजोर नेता को प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रधानमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर करना या उनका प्रपोजल देना, मैं समझता हूं ये बीजेपी को पहले से वॉकओवर देना है। मजबूत कैंडिडेट लाइए, जिसकी पहचान हो देश में, जिसके पीछे लोग चलते हों। कहा जाता है कि वो हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाते हैं। कोई ऐसा नेता आना चाहिए कि जो हिंदी पट्टी राज्य का हो, कम से कम उत्तर भारत की राजनीति से वाकिफ हो। मैंने एक बात आपको एक लाइन में बोली कि प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री का दावेदार विपक्ष की तरफ से बनाया जा रहा है, वो बहुत कमजोर कैंडिडेट है। एक ताकतवर कैंडिडेट को लाना चाहिए। अगर नहीं लेके आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को आप वॉकओवर दे रहे हैं। अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं? आप अपनी पार्टी को कहाँ देख पा रहे हैं? एक सवाल मैंने स्टार्टिंग में भी पूछा था। पूरी जो पृष्ठभूमि है, तमाम चीजें हैं, वो तैयार हो रही है। अब तो बहुत कम वक्त है। अगर बात की जाए निकाय चुनाव में, तो उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी ने भी अच्छा खासा प्रदर्शन किया था जी। आपको लगता है कि आगे वो बात बन पाएगी, वो तस्वीर निकलकर सामने आ पाएगी जो आप लोग चाहते हैं? ने काशीराम जी से एक बार एक सवाल पूछा गया था, जब उन्होंने हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ा था तो उनकी सारी सीट पे जमानत जब्त हो गई थी। ये काशीराम जी का मैं बयान दे रहा हूँ, मेरा नहीं है, मुझे मत फंसाइएगा। काशीराम जी ने कहा था कि पहला चुनाव हारने के लिए और दूसरा हराने के लिए
और तीसरा जीतने के लिए। ये भारतीय राजनीति का सच है। बिल्कुल, अगर बात की जाए, आपने बताया कि अखिलेश यादव तमाम कवायदे कर रहे हैं, बीएसपी ने आकाश आनंद को पूरी विरासत सौंप दी है। आपको लगता है कि इससे खोई जमीन को वापस ला पाएगी उत्तर प्रदेश की राजनीति में? देखिए, पॉलिटिक्स में चेहरा चलता है। जो लोग कहते हैं विरासत विरासत, मैं नहीं मानता। नीरज शेखर साहब प्रधानमंत्री के बेटे हैं, लेकिन जनता ने अस्वीकार कर दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह के साहबजादे को जनता ने अस्वीकार कर दिया। देवगौड़ा साहब के साहबजादे को जनता ने अस्वीकार कर दिया। समझिएगा, राहुल गांधी जी भी प्रधानमंत्री के ही बेटे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश ने अस्वीकार कर दिया। बात समझिएगा, राजनीति में आप चाहे राष्ट्रपति के बेटे हों और चाहे प्रधानमंत्री के बेटे हों, चाहे मुख्यमंत्री के बेटे, आपका टेस्ट होता है फील्ड में, जनता के बीच में। अगर आप में क्षमता है और आप जानदार नेता हैं, आपकी जबान में ताकत है, तो आप जनता के बीच जो टेस्ट होगा चुनाव का, उसमें जनता आपको जिता के भेजेगी। आपकी नजर में ये जितने नाम आपने उससे पहले गिनवाए, राहुल गांधी की अगर बात करें तो आपकी नजर में राहुल गांधी एकदम विफल नेता है? वो कांग्रेसी उनके बारे में बोला करते हैं, मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मैं 10 वीडियो दूंगा, आप जानती सब है, मुस्कुरा रही हैं आप। सारी चीजें हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात करें तो आपने शुरुआत में बताया बहुत महत्वपूर्ण है, सारी चीजें हैं, लेकिन अब जो आगे की तस्वीर होगी आपकी नजर में क्या होगी? देखिए, 82 दिन बचे हैं लोकसभा चुनाव में। इस 82 दिन से पहले अभी राम मंदिर का उद्घाटन झेलना है देश को। झेलना है? झेलना मतलब अभी एक बड़ा पर्व आने वाला है भारत में। उसके आप बाद भी तो इसी देश में रहते हैं, आप भी तो सनातन संस्कृति का हिस्सा है। अगर आप इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो सर कैसे? नहीं, मैंने कोई इस्तेमाल ही नहीं किया। मतलब ये भारतीय संस्कृति, गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है इसको। देखिए, आप बात को घुमा रही हैं। मैंने ये कहा कि पॉलिटिक्स में अभी एक नया मोड़ आने वाला है। अभी जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो राजनीतिक दिशा और दशा दोनों बदलेगी और लोगों की सोच भी बदलेगी। तो जो विपक्ष है उसके लिए तो बड़ी एक झमेला खड़ा होगा ना, विपक्ष के लिए। अब देश को तय करना है कि वो आगे फैसला क्या लेगा, और उसके बाद चुनाव आएगा। फिर डेट्स डिक्लेयर होंगी, तो जनता फैसला लेगी, ना हम लेंगे ना आप लेंगे, तो लेने दीजिए फैसला। आपको लगता है कि आज की जो राजनीतिक तस्वीर है, मुसलमानों का सच्चा रहनुमा कौन बन सकता है? मुसलमानों का सच्चा रहनुमा, देखिए, मुसलमान अभी तक अपना रहनुमा नहीं खोज पाया है। मुसलमान अभी देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। मुसलमान ये समझता है कि सबसे पहले देश सुरक्षित हाथों में होना चाहिए। देश ऐसे हाथों में होना चाहिए जो देश की तरक्की कराए, जो देश के लोगों में डर खत्म करे, जो एक दहशत का माहौल है वो खत्म होना चाहिए, और मुसलमान अभी इसकी लड़ाई लड़ रहा है। नरेंद्र मोदी के उतने सुरक्षित हाथ नहीं हैं, जिसके अगर बात की जाए वो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनकी रहनुमाई में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। योजनाएं भी अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारी है योजनाओं में, उन योजनाओं का भी तो फायदा मुसलमान देश के उठा रहे हैं। आसिम वक़ार जी। नहीं, बिल्कुल आपकी बात, देखिए, मैं काट नहीं रहा आपकी बात। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि अगर मुसलमानों को लगता कि वो सुरक्षित हैं और मुसलमानों को लगता कि नरेंद्र मोदी एक बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी जी के साथ खड़ा हो जाता। आसिम वक़ार की कोई बात थोड़ी ना मान रहे हैं। अगर उनको लगता है कि फला आदमी बेहतर है तो उसका साथ देंगे, और उनको लगता है फला आदमी हमारे लिए बेहतर नहीं है तो उसकी मुखालफत करेंगे। इसमें मैं चाहता हूं कि एक नाम बताइए और एक काम बताइए जो मुसलमानों के हक में इतने दिन में बेहतर किया गया हो। विदुड़ू को सस्पेंड कर देते जिसने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल पहले किया। भी कई इंटरव्यूज मेरे हुए, डिबेट्स हुए, उसमें भी मैंने इस बात का जिक्र किया कि आप लोग विपक्षी गठबंधन, विपक्षियों के जो लोग हैं, विपक्ष के जो लोग हैं, उन पर ही सस्पेंशन कर रहे हैं, उन्हीं को सस्पेंड कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें की, उन्होंने बहुत सारे जवाब दिए। अब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि राजनीतिक दल उस स्थिति में उस चीज को बता पाने में, एक्सप्लेन करने में कहीं ना कहीं असक्षम है? चीजें हैं आपके पास में? मुद्दा था, बताऊं आपसे, ये बड़ा मुद्दा था। संसद पे जो हमला हुआ अभी, वो जो लड़के आए, वो बड़ा मुद्दा था। चूक हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, या यूं कहिए कि विपक्ष ने,
उस मुद्दे को अपने ही खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। 141 सांसद निलंबित हुए हैं, वो भी विपक्ष के हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसका फायदा उठाया है और विपक्ष ने इस मुद्दे को या इस हमले को अपने खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। कल राज्यसभा की गैलरी में एक वीडियो आया, मैंने उस पर भी सवाल उठाया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का मजाक उड़ाया जा रहा था। गैलरी में विपक्ष के तमाम लोग थे। संवैधानिक पद में कितनी गरिमामयी उस व्यक्ति की पोस्ट है, उसका अगर कोई मजाक उड़ा रहा है तो ये जायज है लोकतंत्र में, एक स्वस्थ लोकतंत्र जिसकी हम बात करते हैं? सर देखिए, मजाक तो दुनिया में किसी का भी उड़ाया जा सकता है, मिमिक्री तो किसी भी की जा सकती है। मुझे लगता है कि मिमिक्री कौन कर रहा है और किसकी मिमिक्री हो रही है, यह अलग विषय है। धनखड़ साहब की मिमिक्री हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। मिमिक्री करने दीजिए, मिमिक्री से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना वो छोटे हो जाएंगे ना उनका पद चला जाएगा। नहीं, लोकतंत्र के उस मंदिर में ठीक है, ये सबकी अपनी अपनी सोचे हैं, सबकी सारी चीजें हैं। मैडम, बीजेपी वालों से पूछेगा, लोकतंत्र के मंदिर में मिमिक्री नहीं हो सकती, गाली गलौज हो सकती है, हो सकती है गाली गलौज। नहीं, अब आप इतनी तो नहीं, सवाल क्यों नहीं देंगी? आप सवाल पूछ रही हैं, आप बार बार पूछ रही हैं, मजाक उड़ाया गया। आपसे पूछ रही हूँ मैं, एक बात आपसे पूछ रही हूँ, आपका नजरिया लाने की कोशिश कर रही हूँ। आसिम वकार जी, गाली नहीं बकीगी ना। अब्यूसिंग जो है वो क्रिमिनल एक्ट है और मिमिक्री जो है उसके खिलाफ कोई एक्ट ही नहीं बना आज तक। बनाओ तो बताइए संविधान में कि फला की मिमिक्री करने पर कुछ जेल भेज दिया जाएगा, गाली बकने भेजा जाएगा। तो जब गाली बकी जा रही है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है तो मिमिक्री पर आप कार्रवाई कैसे कर देंगे? बिल्कुल। और देखिए, तमाम चीजें हैं, उस पर आगे भी हमारी बातचीत चलती रहेगी। आप बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ समाचार यहाँ पर जुड़े और अपनी तमाम बातों पर बेबाकी से अपनी प्रतिक्रियाओं को आपने व्यक्त किया। और उम्मीद है कि जो आगे के जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, जो रास्ते हैं आपके लिए, वो बहुत मुकम्मल हों। आगे के लिए हमारी बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भारत समाचार के साथ जुड़ने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। सर शुक्रिया, धन्यवाद।